देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोरोना ने जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदल दिया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने शहर ही नहीं गांव की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। हालांकि अब सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। वर्क फ्रॉम होम, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। जाहिर है सबके लिए यह मुश्किल दौर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुश्किलों से जूझना जानते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाना जानते हैं, और उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना हमारी एक पहल है। आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकन हैं जय नारायण चौकसे। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के चांसलर और एचके कल्चरल एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बड़े शिक्षाविद के तौर पर इनकी पहचान है। ये शिक्षा से समाज सुधार में विश्वास करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 16 साल बैंक में नौकरी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से मध्य प्रदेश का पहला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया और आज तकनीकी प्रबंधन, फार्मा और मेडिकल की पढ़ाई में एलएनसीटी ग्रुप और कॉलेज अपनी एक अलग पहचान रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए इन्होंने कल्चरल विद्यापीठ की स्थापना भी की। चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि शिक्षा को लेकर उनका विजन क्या है और कैसे बैंकिंग से शिक्षा के क्षेत्र में आकर उन्होंने कामयाबी का सफर तय किया। चौकसे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। जी के दर्शकों को, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दर्शकों को मेरा नमस्कार। चौकसे जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, लोग बैंकों में अपनी जमा पूंजी जमा कराते हैं, अपनी सेविंग्स जमा कराते हैं, लेकिन आपने शायद उस जमा पूंजी से ज्यादा अहमियत शिक्षा की जमा पूंजी को दी। बैंकिंग से शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा का यह सफर, यह कैसे तय किया, कैसे प्रेरणा मिली? सर, मैंने 16 साल स्टेट बैंक की नौकरी की। मेरे दिल में हमेशा ये भावना थी कि कुछ अलग अलग करो जी। और क्योंकि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, तो मैंने शिक्षा को अपना अस्त्र चुना। शिक्षा के माध्यम से मैं समाज में कुछ नई चीज लाना चाहता था। और मध्य प्रदेश में 93 के पहले कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। निजी क्षेत्र का कोई किसी तरह का कॉलेज नहीं था। मुझे सौभाग्य मिला, उस समय के जो भी रहनुमास थे, नेता लोग थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे कहा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए, और 93 में पूरे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मुझे सौभाग्य मिला, जो कि आज भी हर दृष्टि से मध्य प्रदेश में तो प्रथम है ही। यहाँ की परिस्थितियाँ उतनी संकुल नहीं थी जितनी कि अन्य प्रदेशों में है। हमारे बाद दूसरे प्रदेशों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और हमसे ज्यादा नंबर में खुल गए। हमारे यहाँ 1 लाख सीट तक इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट हो गई थी, जो अब घट के मात्र 40,000 रह गई है। वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर एजुकेशन हब, जिन प्राइवेट कॉलेजों ने, प्राइवेट लोगों ने जो योगदान दिया था सरकार को, उसको सरकार ने उसको उतनी महत्ता नहीं दी। यहाँ पर कई बार सबमिट हुए उद्योगों को बढ़ाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग था। इसे भी उद्योग का दर्जा देके यदि किया गया होता तो आज सरकार का बहुत बड़ा काम एजुकेशनिस्ट कर रहे होते, क्योंकि बिना विद्या के, बिना ज्ञान के कोई भी चीज नहीं की जा सकती। आज जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, मेक इंडिया की बात करते हैं, वो जब ही संभव है जब हम अपने बच्चों को उस योग्य बना दें, एजुकेशन में उन्हें आगे बढ़ा दें। बिना एजुकेशन में बढ़े कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आप में मध्य प्रदेश और उत्तर भारत का, मध्य भारत का पहला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, कितनी समस्याएं, चुनौतियां आपके सामने आई और संकल्प कैसे उन पर भारी पड़ा? सर, समस्याएं तो बहुत अधिक थी।
मैंने हर कोई ये कहता था कि प्राइवेट कॉलेज कैसे चलेगा, कोई कानून कायदा था ही नहीं, ना कॉलेज खोलने का ना कॉलेज चलाने का। तो सबसे ये यहाँ तक ये परिस्थितियां तय हो गई कि पूरे अधिकारी बोलने लगे कि प्राइवेट संस्थाएं नहीं चल सकती, और कानून कायदे बनाने की बात होने लगी। आप सोचिए ना, जो हमारे प्राइवेट कॉलेज खोलने के बाद दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलना शुरू हुई। बहुत बड़ी समस्या तो ये थी कि कोई समझने को तैयार नहीं था कि निजी क्षेत्र में यहाँ के बच्चे मैक्सिमम 20-25 हजार बच्चे साउथ में जा रहे थे। केवल नॉर्थ इंडिया में महाराष्ट्र से नीचे केरल तक केवल निजी क्षेत्र के विद्यालय थे, ऊपर तो थे ही नहीं, एक भी नहीं थे। पूरे बच्चे चाहे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, सब बच्चे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जा रहे थे। जब हम लोगों ने पहला कॉलेज खोला तो बड़ा विरोध हुआ। यहाँ लोकल के अधिकारियों ने भी हमें उतना सहयोग नहीं किया जितना कि करना चाहिए। फिर भी आज एलएनसीटी किसी पहचान का मोहताज नहीं थी। आज ऐसा नहीं है कि किसी ने एलएनसीटी का नाम न सुना हो। चौकसे जी, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि आज एलएनसीटी जिस स्थिति में है, जितनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में विद्यार्थियों को यहां शिक्षा दी जा रही है, आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि आपने अपना टारगेट, गोल, मिशन हासिल कर लिया? और ये पहला कॉलेज दिग्विजय सिंह के शासनकाल में खुला, और उनके शासनकाल में 10 सालों में यहाँ पर करीब 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, 150 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे। जी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कम होने लगी, एडमिशन भी कम होने लगी। पिछले 10-12 सालों में एडमिशन बहुत कम हुए, स्तर बहुत नीचे गिर गया। उसके कारण कई हो सकते हैं क्योंकि सरकार ने किसी भी तरह का प्राइवेट निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं दिया, और वो सब आज की डेट में जिस तरह की यूनिवर्सिटी और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खुलना शुरू हो गई हैं, इससे कई तरह की परेशानियां तो जरूर आई हैं। जी। फिर भी यदि हिम्मत है, दिल में चाहत है, तो आप तो आगे बढ़ता ही है और बढ़ाए। बिल्कुल। चौकसी जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आज एलएनसीटी जितनी बड़ी तादाद में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या अभी संकल्प पूरा नहीं हो पाया? वो जो टारगेट था, आपका एम था, वो मिशन पूरा नहीं हो पाया? जय नारायण चौकसे चांसलर हैं एलएनसीटी के, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले एक शख्स के मन में ये एक मिशन आया कि मैं शिक्षा के हथियार के दम पर कुछ और करना चाहता हूं। 16 साल तक एसबीआई में नौकरी करने के बाद मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की ठानी जय नारायण चौकसे साहब ने, और उसके बाद न सिर्फ ठानी बल्कि पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश की धरती पर खोलकर दिखा भी दिया। संकल्प उनका यह था कि यहां के बच्चे दक्षिण भारत जाते हैं, वहां के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं, लेकिन भोपाल में, मध्य प्रदेश में उनके लिए अपना मध्य प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहां के बच्चे वहां पढ़ें, ये एक सोच थी। चौकसे जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है, जो आपका टारगेट था, मिशन था, क्या आज उस टारगेट या मिशन को आप अचीव कर पाए हैं? उतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी यहां पर शिक्षा ले रहे हैं एलएनसीटी में, जो आपने मन में सोचा था, तय किया था? सर, हमने एजुकेशन को जब अपना एक तरह से माध्यम बनाया, जीविका का भी समझ लीजिए, तो हमने ये कहा कि हम एजुकेशन को बेचेंगे नहीं, हम एजुकेशन बच्चों को देंगे, और उनको हमने परफेक्ट इंजीनियर बनाया, परफेक्ट डॉक्टर बनाने का प्रयास किया, परफेक्ट नर्स बनाने का प्रयास किया। हमारी संस्थाओं में आज की तारीख में करीब 100% प्लेसमेंट है। वो मात्र इसलिए है क्योंकि
कंपनी वालों को इंजीनियर चाहिए, उनको ये मतलब नहीं होता कि वो बच्चा किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर रहा है, उनको ये मतलब होता है। और वो चीज़, वो संस्कार हमने दिया है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को, जब हमने कॉलेज में ड्रेस शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये तो स्कूल चला रहे हैं। हमने कहा कि हमने लोगों को बताया, पेरेंट्स को समझाया कि देखो ड्रेस से एक समानता आती है। एक जैसा कपड़ा पहन के जब बच्चे आएंगे कॉलेज में तो उनको उनमें आपस में समानता की भावना आएगी। एक दूसरे से प्रति ये दिखावा नहीं होगा कि मेरा ड्रेस अच्छा है, मेरा ये। हमने कंपलसरी किया बस में आना, हर बच्चे को बस में आना है। आपने कोई अपनी गाड़ी से नहीं आएगा, कोई अपने व्हीकल से नहीं आएगा। हमने कहा कि समानता हो। और अनुशासन को सब तरह से अनुशासन रखा। प्रथम अनुशासन है, यदि लड़के ने 80% अटेंडेंस नहीं की तो हमने उसको किसी भी स्थिति में परीक्षा में नहीं बैठने दिया। हमने उसको, यदि कोई लड़का धोखे से भी नकल करते पकड़ा गया कभी, पहले तो पिछले 10-15 सालों से तो कोई केस बना ही नहीं, 15 सालों पहले कुछ केस बनते थे तो हमने किसी को बख्शा नहीं, हम उसका केस बना देते थे। तो ये हुआ कि हमारे यहाँ नकल होना बंद हो गई। लड़का पढ़ता है और पढ़ के अच्छे नंबर लाता है। सब मैक्सिमम चांसलर जो वो है, वो अवार्ड हमारे कॉलेज को मिलता है। पूरे मध्य प्रदेश में 140-45 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसके बावजूद भी मैक्सिमम चांसलर अवार्ड, चांसलर स्कॉलरशिप एलएनसीटी को मिलती है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट का बच्चा एलएनसीटी से ही लेता है। तो और इसके बाद हमने जहाँ भी दूसरी संस्थाएं खोली वहाँ पर भी हमने इन सब नियमों को पालन किया। इससे आज हमने अपनी अलग पहचान बना ली। जी चौकसी साहब, और उसी पहचान, हाँ, हमारे को जो उपलब्धियां प्राप्त करना थी। जी चौकसी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, अब जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, कोरोना से प्रताड़ित है, दुनिया भर में करीब 4 लाख मौतें हो गई, शिक्षा पर भी बहुत असर पड़ा है भारत में। ऐसे में अब आप कैसे देखते हैं कोरोना के बाद का ये युग और कोरोना के साथ का ये युग? अब शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचेगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे पढ़ाई करें, उन तक शिक्षा पहुंचाएं, ये आपने भी कुछ सोच रखा होगा, क्योंकि आप भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं। सर, हमने निश्चित कर लिया है कि हम अपने संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑनलाइन, हमारे यहाँ भी पूरे हर क्लास चल रही है ऑनलाइन। हमारे टीचर ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल कॉलेज के, टेक्निकल हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम तो मैक्सिमम काम कंप्यूटर से हमारा होता है और हमने इसमें सफलता भी पाई है। हमने वेब सेमिनार बहुत सारे किए, हमारे करीब हर सब्जेक्ट के वेबिनार हो चुके हैं। और अभी जनरल मीटिंग्स भी हम जो भी है टीचर्स की आपस में ट्रेनिंग भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये तो अब कोरोना महामारी तो परमानेंट है, कोई ख़त्म होने वाली नहीं है जी। ये हमने जब बहुत छोटी उम्र में हमने पढ़ा था कि कोरोना जो है सर्दी जुकाम का एक वायरस है, तो ये वायरस उसको थोड़ा सा अलग रूप में आ गया है, कोविड-19 जो है। परंतु अब ये धीरे धीरे हमको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। और इस पर कोई, आप देख रहे हैं कि केवल कोरोना से डेथ बहुत कम होती है, जिसको अन्य बीमारियां हैं, जो अन्य जुड़े हुए लोग हैं अन्य बीमारियों के साथ हैं, अन्य बीमारियों में बुढ़ापा भी एक बीमारी होती है, वो लोग को ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो जो लोग ज़्यादा उनकी डेथ हुई है। इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी को साथ लेके हम इसके साथ हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, उनको पढ़ने में आगे बढ़ाएंगे कि वो जीवन संघर्ष कर सके और कोरोना को पछाड़ सके। जी, इसमें हम हर तरह से शासन का भी मदद करेंगे। आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि हमने ये तय किया कि हमें शिक्षा देनी है, शिक्षा बेचनी नहीं है। और ऐसे में आज जब ये कहा जाता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, या यूं कहें कि सबसे बड़ा व्यापार बन गया है, कई ऐसे शहर हैं जो सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के नाम से मशहूर हो गए हैं। राजस्थान का कोटा जिसका जिक्र किया जाता है, वहां कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। शिक्षा अब बिकने लगी है, महंगी बोली उतनी कंफर्म सीट किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में। यहां एलएनसीटी में आपका प्रयास क्या रहता है? सर, मेरा तो ये कहना है कि जितने भी आज जैसे इंजीनियरिंग की सीट है मध्य प्रदेश में,
आज इतनी सीटें हैं, जितने बच्चे बैठ रहे हैं उससे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए इनको किसी तरह की कंपटीशन की जरूरत नहीं है। हायर सेकेंडरी से अच्छे हायर सेकेंडरी के मार्क्स से पे इनको एडमिशन होना चाहिए। इनको किसी तरह के जबरन इनको बच्चों को ये एग्जामिनेशन करा के, और ठीक है नीट के एग्जामिनेशन की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ 8 लाख बच्चे बैठते हैं और एडमिशन 40,000 बच्चों को होना है, मगर पूरे इंडिया में आज इंजीनियरिंग की करीब 16 लाख सीटें हैं और बच्चे बैठते हैं 10 लाख 12 लाख। तो क्या जरूरत है इस तरह के एग्जाम, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर वाले केवल वहां पर केवल उतना पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चा केवल उतना ही जान पाए जो कि वहाँ एग्जामिनेशन पास करे। इसलिए मेरा तो कहना है कि बच्चों को यदि पढ़ाना है तो स्कूलों को थोड़ा सा, सरकार को स्कूल में ये कोचिंग सेंटर से बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उनका नॉलेज कम हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है। चौकसी साहब, आप और जब हम कह रहे हैं कि आप एक शिक्षाविद हैं, बड़ा व्यापार हो गया है कोचिंग का। जब हम ये कह रहे हैं कि आप एक शिक्षाविद हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कहां कहां आपको जरूरत महसूस होती है आज के देश में एजुकेशन सिस्टम में? सर, सुधार की तो जरूरत है। यदि सरकार निजी क्षेत्र के कॉलेज या निजी क्षेत्र का कोई भी कॉलेज खोलता है तो उनको इंडस्ट्रीज की तरह ट्रीट करके, बच्चों आज 100% फीस पे चलते हैं कॉलेज, उनको कुछ ग्रांट एड मिलना चाहिए जिससे कि बच्चों की फीस कम हो सके, वो उन पर नियंत्रण रख सके, सरकार का नियंत्रण हो कि तुम इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से ट्रेनिंग दो, उस चीज की निगरानी रखना चाहिए। वहां तो निगरानी रखी जाती है कि आप इतनी फीस नहीं लोगे। अरे भाई, जितनी फीस यदि मध्य प्रदेश में जब शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ जो फीस थी वो 23,000 और जब कॉलेज खुले यूपी में वहाँ फीस थी 68,000। तो हम अपने टीचर को 8,000 देते थे तो वो उनको 16,000 देते थे। हम टीचर को ट्रेंड करते थे, वो वहाँ चले जाते थे। यदि पूरे देश में सरकार ने ये कर दिया होता कि हमारे टीचर की तनख्वाह सरकार देगी तो हम बहुत अच्छे से टीचर को बच्चों को पढ़ा सकते। फिर भी हमने कोशिश की, जितना हमने बच्चों को, जितने टीचर को हम ट्रेन करते थे वो दूसरी जगह चले जाते थे नए कॉलेजों में। तो सरकार को चाहिए कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट निजी क्षेत्र के कॉलेज हैं, बच्चों को वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो स्कॉलरशिप बच्चों को ना दे के इंस्टीट्यूशन को दें और उनसे कहें कि आप बच्चों को इस फीस पे पढ़ाओ, इतने कम फीस में पढ़ाओ जितने में वो पढ़ सके। ये पहली बार इस तरह की बात कोई शिक्षाविद कर रहा है कि कम फीस के लिए सरकार इसमें दखल अंदाजी दे, और यहां से आपके नेक इरादे पता लगते हैं। चौकसी साहब, एक छोटा सवाल मेरा आपसे, और एलएनसीटी की और आगे की क्या प्लानिंग है? क्या कुछ और शाखाएं खुलने वाली हैं, कुछ और फील्ड्स में आप जाने वाले हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके? सर, अभी हमने हमारी एलएनसीटी यूनिवर्सिटी हो गई और उसमें हमने करीब 20-22 संकाय खुल गए हैं और हमारे हर संकाय में हमने कोशिश की है कि हम उस तरह के एडमिशन नहीं करते हैं कि केवल नाम लिखाओ और डिग्री ले जाओ। हम पढ़ने के बाद ही डिग्री देते हैं। हमारा कहना है कि यहाँ पर बहुत स्कीम हुआ कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होके गलत तरीके से एडमिशन होके लड़का डॉक्टर बने। मेरी जानकारी से कोई भी डॉक्टर, कोई भी आदमी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग बिना पढ़े नहीं कर सकता। नकल मार के कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता। ये मेरा अपना सोच है। बिल्कुल। चौकसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, और तब जबकि बहुत से सवाल शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, कोरोना के दौर में शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा कैसे दी जाएगी, कैसे शिक्षा पहुंचाई जाएगी, उस पर आपने इन सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय नारायण चौकसी साहब, चांसलर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।